एक मैं टॉपिक आपको कराता हूं, जरा ध्यान दें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जरा ध्यान से सुन लो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? हेडिंग डाल दीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज कुछ क्वेश्चन, एक दो पेपर मिले होंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के। कुछ स्कूलों में चैप्टर आता है, कुछ में नहीं आता। सिर्फ उसमें मेन मेन क्वेश्चंस हैं, वो कर लेना। समझ गए? क्वेश्चन स्कूल में बताए होंगे, वही क्वेश्चंस हैं, वही करने होते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भिजवा दूंगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पहले इसका एक बैकग्राउंड आपको समझना होगा। मैं पहले इसका बैकग्राउंड क्लियर करता हूं, सब बच्चे समझ लो। जैसे कि देखो, जो नॉर्मल लाइट होती है, शुरुआत में आप देखें, जो नॉर्मल लाइट होती है उसे बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। उसमें चारों तरफ वाइब्रेशंस रहते हैं। एक खास तरह का प्रिज्म होता है जिसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म। इसकी खास बात क्या होती है? ये अपने एक्सिस के पैरेलल जो वाइब्रेशंस है लाइट के, उनको पास आउट कर देता है और बाकी सबको कट कर देता है। तो निकोल प्रिज्म में से जब लाइट पास आउट हो जाती है तो उसे बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। जब अनपोलराइज्ड लाइट को हम निकोल प्रिज्म में से पास कर देते हैं तो लाइट कैसी हो जाती है? पोलराइज्ड। अगर इस पोलराइज्ड लाइट को हम पानी के अंदर से पास करते हैं तो लाइट जैसी जा रही है, लाइट वैसी जाती है। बट अब इसी पानी के अंदर अगर हम ग्लूकोज डाल दें तो लाइट जो पहले सीधी जा रही थी थोड़ी सी घूम जाती है। जो पहले लाइट सीधी जा रही थी थोड़ी सी घूम गई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। माना फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज घूम गई। तो जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। पहले आप ये डायग्राम बना लो। स्कूल के नोट्स लाए हो? क्या क्या कराया ऑप्टिकल में? कुछ भी नहीं लिखवाया? नोट कर लिया? आपसे एक सिंपल सी बात समझ लो। जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं उन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। लिख लो। जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, बोर्ड पे लिखा हुआ है पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं।
उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब आप एक बात देखो जरा, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और एक वो होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। दो तरह के कंपाउंड से, एक तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, अच्छा ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो हमने शो किया है, इसका नाम लिख लो पोलैरीमीटर। ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं कितना रोटेट हुआ है ना, लाइट कितनी रोटेट हुई है, ये जिस इंस्ट्रूमेंट में नोट करते हैं, इसे बोलते हैं पोलैरीमीटर। नीचे वर्ड लिखा हुआ है। एक फॉर्मूला दिया है जिस पर आपके यहां कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं। एक हेडिंग डाल लो, स्पेसिफिक रोटेशन। अल्फा ब्रैकेट में ऊपर टी और नीचे डी इक्वल्स ए अपॉन एल इंटू सी। ए क्या है? ऑब्जर्व एंगल। ये नोट कर लीजिए क्या क्या है, बताता हूं अभी मैं आपको, आप पहले नोट कर लो। अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन, ऊपर जो टी लिखा है टेम्परेचर, डी वेवलेंथ ऑफ लाइट, ए ऑब्जर्व एंगल, एल लेंथ ऑफ द ट्यूब, एंड सी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जो आपने उस ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन भरा उसकी कंसंट्रेशन। नोट कर लिया? पता है प्यारा क्वेश्चन क्या है, कि अगर हम जो ट्यूब थी उसकी लेंथ को डबल कर दें, तो बताओ स्पेसिफिक रोटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। जो ट्यूब की लेंथ थी, अगर हम उसको डबल कर दें, तो स्पेसिफिक रोटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ, बोलो, अरे बोलो। चलो आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुन लो। फॉर्मूला देखकर ऐसा लगता है अगर लेंथ डबल करेंगे तो स्पेसिफिक रोटेशन आधा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता, वो सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब माना ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 11.6 है, अब चाहे थोड़ा सा ग्लूकोज ले लो चाहे ज्यादा ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 11.6 ही रहेगा। समझ रहे? जो स्पेसिफिक रोटेशन है उससे तो हम कंपाउंड की पहचान तक करते हैं, तो मतलब स्पेसिफिक रोटेशन इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लो, स्पेसिफिक रोटेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड कंसंट्रेशन। Specific rotation does not depend upon length
of the tube and concentration of the solution. और सुनो, मैंने क्या बताया था, जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं, और जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें लीव रोटेटरी कहते हैं। जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और ध्यान रखना, सुनो क्या लिखा हुआ है, गलती से कैपिटल डी से रिप्रेजेंट मत कर देना। मैंने कैपिटल डी नीचे लिखकर काट दिया, कैपिटल डी मत लिख देना। डेक्स्ट्रो के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, तो स्मॉल डी या प्लस, स्मॉल डी या प्लस। जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और जिन कंपाउंड के सॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें लीवो रोटेटरी, लीवो की स्पेलिंग ध्यान रखना, LAEVO, बोर्ड पर देखो LAEVO, स्मॉल एल या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। गलती से कैपिटल एल मत कह देता, कैपिटल एल का कुछ और मतलब होता है, वो आगे जाके पढ़ोगे। डेक्स्ट्रो को कभी भी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट नहीं करते और कैपिटल लीवो को कभी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट नहीं करते। अब आप समझो, एक हेडिंग डाल लो, असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन एटम, कोई जानते हैं व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन एटम? एसिमेट्रिक कार्बन एटम लिख लो, ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी, ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होती है। ऐसा कार्बन एटम जिस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग, चारों वैलेंसी अलग अलग डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होती है। इसका एक नाम और भी है, कायरल कार्बन एटम। कायरल, कुछ लोग चिराल चिराल करते हैं, चिराल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कायरल, कायरल कार्बन एटम। आप समझ सकते हैं जो कायरल कार्बन होगा वो कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज,
क्योंकि चारों वैलेंसी अलग है ना। sp2 और sp वाले कार्बन कभी भी कायरल नहीं होती। नीचे मैंने एक एग्जांपल बनाया है, उसके ऊपर स्टार लगा दिया। आप देख रहे हो उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो इसको हमने असिमेट्रिक कार्बन एटम को ऊपर स्टार लगा दिया। इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा है? असिमेट्रिक कार्बन एटम। नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल नोट कर लो। जैसे कि Cl35 Cl37, यहां पर अलग अलग एटम माने जाएंगे। कभी कहो कि दोनों तरफ Cl है ना। Cl35 और Cl37 आइसोटोप्स है, बट यहां पर वो अलग कंसीडर किए जाएंगे। एग्जाम्पल नोट कर लो। अच्छा, कोई बता सकता है इसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? इसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? है भी या नहीं? कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? ध्यान रखना, देखने में ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं है, इसके अंदर दो असिमेट्रिक कार्बन एटम है। देखो जरा एक मिनट, मैं मार्क करता हूं। देखो एक बार बोर्ड पर देखो, इस कार्बन पे ध्यान दो। इसकी 4 वैलेंसी यही तो हो गई। मतलब कोई सी 2 वैलेंसी की आपस में सेम है? आप चेक करो, क्या इसकी कोई सी भी 2 वैलेंसी आपस में सेम है? चारों वैलेंसी अलग अलग से जुड़ी हुई है, तो ये कार्बन कैसा हो गया? असिमेट्रिक। ऐसी दूसरे कार्बन को चेक करो, इसके जस्ट नीचे वाला, वो भी चारों अलग से जुड़ा हुआ है, तो 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम हो, चाहे तो मार्क कर लो। इसके पास 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम है। समझ गए? दोनों कार्बन पे स्टार लगा दो, जो जो कार्बन असिमेट्रिक है उनके ऊपर स्टार लगा दो। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड, समझे, ध्यान सुनो, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कंडीशन, सबसे बड़ी मेन कंडीशन बता रहा हूं कि मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की कोई सिमेट्री आ गई तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आप लिख लो, मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री आ गई है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना है। मॉलिक्यूल शुड बी डायसिमेट्रिक। अगर एक लाइन में बात खत्म करनी है, मॉलिक्यूल शुड बी डायसिमेट्रिक। बट आप पूरी बात लिखो,
कि मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री आ गई है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नोट कर लिया? नोट कर लिया? अब आप समझो, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब जानो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। अभी मैंने बैकग्राउंड बनाया टॉपिक का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब सुनो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। जब एक ही कंपाउंड की, जरा बात समझना, एक ही कंपाउंड के कुछ क्रिस्टल, एक ही कंपाउंड के कुछ क्रिस्टल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, और उसी कंपाउंड के कुछ क्रिस्टल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। एक ही कंपाउंड होना चाहिए, एक ही कंपाउंड के कुछ क्रिस्टल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और कुछ क्रिस्टल एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो आप समझ जाओ, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, यहां तक कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। सिर्फ डिफरेंस कहां होगा कि एक तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। समझ रहे ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, यहां तक कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम। सिर्फ डिफरेंस कहां पर है कि एक तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसे डेक्स्ट्रो कहेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसे लीवो कहेंगे। समझ में आई व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? समझ में आ रही बात? जब एक ही कंपाउंड के कुछ क्रिस्टल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो और उसी कंपाउंड के कुछ क्रिस्टल, पहले सुन लो, उसी कंपाउंड के कुछ क्रिस्टल एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं और ये जो फिनोमिना है ऑप्टिकल। तो आप कह सकते हैं इनका मॉलिक्यूल, जब एक ही कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम। सिर्फ डिफरेंस किस बात में है, बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। जो इनका बिहेवियर है किसके अगेंस्ट, टुवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, उसके लिए बिहेवियर डिफरेंट है। एक तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया व्हाट इज ऑप्टिकल? ये पूरा बैकग्राउंड बनते हुए जब चीज पढ़ते हैं तब चीज समझ में आया। अब मैं आपको सीधा डेफिनेशन बता दूं, सीधी डेफिनेशन कहां से समझ में आ जाएगी? आपको यही नहीं पता व्हाट इज प्लेन ऑफ, व्हाट इज क्लॉकवाइज, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज, पूरा बैकग्राउंड ही नहीं पता तो टॉपिक कहां से समझ में आएगा? समझ में आ रहा? जब एक ही कंपाउंड के कुछ क्रिस्टल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो और उसी कंपाउंड के कुछ क्रिस्टल एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं और ये जो फिनोमिना है इसे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। इनकी पहचान क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम, बट डिफरेंस बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन ऑफ। इनकी पहचान पोलराइज्ड लाइट लिख लो आप।
a difference in behavior towards plane of polarized light. मतलब एक तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज। नोट कर लिया? एग्जाम्पल नोट कर लो। ये कंपाउंड है डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड। इनकी खास बात देखो, जो आइसोमर्स होते हैं, अगर आप इनका आईयूपीएसी नेम चेक करो सेम आएगा। सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एक में OH राइट साइड में, एक में OH लेफ्ट साइड में। अगर ध्यान से देखो तो एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज जानते हो, बीच में जैसे मिरर रखा हुआ हो, जो मिरर के नजदीक होगा बना लीजिए। रिगार्डिंग डाल लो इनएंशियोमर्स और इनएंशियोमॉर्फ्स। ये वर्ड लिख लीजिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। Non superimposable mirror images are known as enantiomers. एक बात देखो, आपको ये वर्ड समझ में नहीं आएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, बात समझ में आ गई? मैंने बीच में मिरर रख के दिखा दिया। सुपर इम्पोज किसे कहते हैं? अगर मैं बीच में से कार्बन है उसको उठा के दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऊपर रख दूं, H के ऊपर H आ जाए, OH के ऊपर OH आ जाए, सब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो बोल देंगे सुपर इम्पोज कर रहा है। अब बताओ, मैं उठा के ऊपर रखूंगा तो क्या होगा? H के ऊपर क्या आएगा? OH, और OH के ऊपर कौन आएगा? H। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर H के ऊपर H आता, OH के ऊपर OH आता, सारे ग्रुप एक दूसरे के ऊपर आ जाते,
तो कहलाता सुपर इम्पोजेबल। इन्हें बोलेंगे ये मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इनको बोलते हैं इनेंशियोमर्स। इनमें से एक को बोलेंगे डेक्स्ट्रो, एक तो हो गया डी लैक्टिक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ, लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ। तो एक डी लैक्टिक एसिड, एक एल लैक्टिक एसिड, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एक बात और सुन लो, खास बात, अगर एक +20 घुमाएगा तो दूसरा -20 घुमाएगा। इनेंशियोमर्स की खास बात क्या होती है, ये लाइट को इक्वली और अपोजिट रोटेट करते हैं। इनेंशियोमर्स के बारे में एक बात लिख लो, ये लाइट को इक्वली और अपोजिट रोटेट करते हैं। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वली एंड अपोजिट रोटेट करते हैं। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वली और अपोजिट रोटेट करते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब, हम अगर एक स्ट्रक्चर को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एच के ऊपर एच आएगा, ओ एच के ऊपर ओ एच आएगा, तो बोले सुपर इम्पोज। और अगर एक के ऊपर एच नहीं आ रहा तो बोलेंगे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वली एंड अपोजिट रोटेट करते हैं। एक वर्ड आता है रेसिमिक मिक्सचर, लिख लीजिए रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, सुनो रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म का इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड। लिख लो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, लिख लो जरा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड। मतलब 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो, 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो। अच्छा बताओ, अगर मिक्सचर के अंदर 50% डेक्स्ट्रो है, 50% लीवो है, तो लाइट किधर जाएगी? लाइट क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज? लाइट कहीं भी नहीं घूमेगी। तो रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिख लो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोर्ड पे लिखा हुआ है रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। आधे मॉलिक्यूल तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आधे मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो लाइट तो कहीं भी नहीं घूमेगी। इस बात को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन।
फॉलो कर रहे हैं? एक होता है मीजोफॉर्म, हेडिंग डाल लो मीजोफॉर्म। अब मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कितना कराया, मैंने तो काफी कुछ करा दिया। हाँ, मेरे ख्याल से हेडिंग करवा के छुड़वा दिया, मेरे ख्याल से कुछ करवाए सब चीजें। और अभी तो बहुत कुछ है, ऑप्टिकल आइज में बहुत कुछ। चलो जब इतना तो कर लो, एक दिन का टॉपिक तो कर ही लो कम से कम, इसमें भी आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। लिखो मीजोफॉर्म। हमने कंपटीशन वाले बैच में तो बहुत ज्यादा पढ़ा है, कंपटीशन वाले बैच में तो टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल कराता हूं। मीजोफॉर्म देखो जरा, मीजोफॉर्म किसे कहते हैं? अगर जैसे दो असिमेट्रिक कार्बन एटम है और उनके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है, उनके बीच प्लेन, दो असिमेट्रिक कार्बन एटम के बीच अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है, तो पता क्या होगा? एक कार्बन तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक कार्बन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो लाइट फिर भी नहीं घूमने की, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। घर के अंदर पापा तो कह रहे हैं बेटा डॉक्टर बनेगा, मम्मी कह रही इंजीनियर बनेगा, और घर में दोनों की बराबर चलती हो, तो बच्चा क्या बोलने वाला है? ना तो मैं डॉक्टर बनूंगा, ना मैं इंजीनियर, मैं तो फुटबॉलर बनूंगा। समझ रहे? अब ऐसी सोचो, एक ही मॉलिक्यूल में एक कार्बन तो कह रहा है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बराबर, तो लाइट बिना घूमे निकल जाएगी। इसे कहते हैं मीजोफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। जब पहली बात समझो, मीजोफॉर्म क्या है? जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम है और उनके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है। जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम हो और उनके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब जिसके ऊपर नीचे सेम। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम हो, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम हो और उनके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करता हो, उनके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई करता हो, तो इसे मीजोफॉर्म कहते हैं। डायग्राम आपने बना लिया होगा, और आप लिख सकते हैं मीजोफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। लिख लीजिए, मीजोफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इस बात को बोलते हैं इंटरनल। लिख लो लाइन को, मीजोफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, पहले क्या था? आधे मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, आधे मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज। उनकी लड़ाई के बाद रिजल्टेंट जीरो आया, इस बात को बोलने की एक्सटर्नल। और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आधे क्लॉकवाइज आधे एंटी क्लॉकवाइज, इस बात को बोले इंटरनल। भाई घर के अंदर ही पापा मम्मी में लड़ाई हो रही है, वो तो इंटरनल मामला हो गया ना। पड़ोसियों के बीच में हो रही है, वो एक्सटर्नल हो गया। आधे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आधे एंटी क्लॉकवाइज, एक्सटर्नल कंपनसेशन। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये इंटरनल हो गया।
इसका नाम लिख लो मीसोटार्ट्रिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है मीसोटार्ट्रिक एसिड। मीसोटार्ट्रिक एसिड लिख लो, ये 5-10 मिनट का टॉपिक और। मीसोटार्ट्रिक एसिड अभी बताऊं, काम की बात लिख लेना। चलो डाइस्ट्यूरमस भी छोड़ दो आप, है कुछ नहीं, सिंपल सी बात है तो सारा सिंपल, टफ कुछ नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, सुनो ये वाला जो बनाया मैंने, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, टार्ट्रिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ। तो मीजो फॉर्म तो बनानी सिखा दी, एक बार डी और एल और बना लो। ऐसी लैक्टिक एसिड के ये बना लो, ये बना लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली बता रहा हूं। बना लो बेटा, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ, जो शुरू में बनाया था एक कार्बन वाला। और एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि टार्ट्रिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ। नोट कर लिया, लिख दो एग्जाम में टार्ट्रिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये तो क्या मतलब की बात नहीं है, रिजोल्यूशन ये भी कोई खास बात नहीं, ये आपको इतना डिटेल आने का नहीं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स वैसे मोटा मोटा याद कर लो, 2 की पावर n, ज्यादा एलर्जी 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन आइटम। अब मत करो, नोट मत करो, फायदे में कुछ फायदा नहीं, रहने दो, वरना फिर पूरा डिटेल समझना पड़ेगा आपको। अब एक काम कर लो, सब बच्चे सुन लो, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, कल आपका टेस्ट ले रहा हूं एल्केन का, सिर्फ एल्केन। जो जो कौन कौन टेस्ट देना चाहेगा सिर्फ एल्केन का, कल एल्केन का, मंडे को एल्कीन का, और ट्यूसडे को एल्काइन का, और उसके नेक्स्ट डे बेंजीन वाले कंपाउंड्स का। ठीक है, तो इस बहाने आपकी ऑर्गेनिक एक बार हो जाएगी। कोई दिक्कत होगी आप पूछ लोगे मुझसे। और अगर मुझे क्लास स्टार्ट करनी होगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इतना बड़ा मैटर नहीं है। किसके स्कूल में क्या क्या आ रहा है बताओ मुझे, मैं सब कुछ ही कराऊंगा फिर देखो, क्योंकि मैं बीच में तोड़ के टॉपिक नहीं करा सकता। मैं कराऊंगा सब कुछ, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्योरिफिकेशन। हो सकता है मैं ट्यूसडे से स्टार्ट कर दूं। ठीक है, फिलहाल आप टेस्ट के लिए रेडी कर लो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन वाले कंपाउंड। हाँ हाँ, भी बैच टाइम पर, अगर मैं क्लास लूंगा तो फिर बैच से पहले या बैच के बाद में जो भी टाइम कंफर्टेबल होगा आप दे सकते। अभी तो फिलहाल आप मान के चलो कल भी और मंडे आपका यही टाइम रहेगा बैच टाइम पर आपका, कल एल्केन और मंडे को एल्कीन का।